Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल थ्योरी से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सेल, और उसके बाद हमने सेल थ्योरी के 3 कंपोनेंट डिस्कस किए थे, 3 पार्ट्स यानी 3 फीचर्स डिस्कस किए थे। तो पहला फीचर क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 एंड मोर सेल। दूसरा आप कह सकते पॉइंट क्या था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे, उनमें जितने भी सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और तीसरा पॉइंट था द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने फिर हिस्ट्री स्टार्ट की थी कि सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई, सेल थ्योरी के बाद कौन कौन से पॉइंट किस किस आप कह सकते हैं साइंटिस्ट ने पेश किए। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी। उसमें सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ था डिस्कवरी ऑफ सेल, जो रॉबर्ट हुक ने किया। फिर उसके बाद लॉरेंस ओकन 1805 के अंदर उसने एक स्टेटमेंट दी। फिर जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क आया, उसने 1809 के अंदर एक स्टेटमेंट दी। फिर उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है शेवान एंड शेलिडेंस। उन्होंने 1839 के अंदर एक सेल थ्योरी पेश की, लेकिन सेल थ्योरी से पहले उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर 3 बेसिक पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस है, एक साइटोप्लाज्म है, एक सेल मेम्ब्रेन है। फिर उन्होंने कहा कि जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। फिर उन्होंने एक और बात कही कि जितने भी प्लांट और एनिमल है उनमें सेल होते हैं। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन के बाद एक पॉइंट निकला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। अच्छा, जो ही एक पॉइंट सेल थ्योरी सामने आए लोगों के सामने, तो लोगों ने मज़ीद रिसर्च की, जिसकी वजह से सेल थ्योरी के अंदर मज़ीद एक्सटेंशन हुई। क्योंकि सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हैं। अभी तक जो हमने हिस्ट्री डिस्कस की है उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो आज हमने बाकी 2 पॉइंट कैसे उनकी एवोल्यूशन हुई, कैसे वो सेल थ्योरी में ऐड हुए, उसको डिस्कस करना है। तो उसके बाद अगला जो साइंटिस्ट है वो रुडोल्फ विर्को है। 1855 के अंदर एक उसने हाइपोथेसिस पेश किया। हाइपोथेसिस इस वजह से क्योंकि उस वक्त इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, बाद में रिसर्च होकर प्रूव होकर ठीक हो गया। लेकिन उसने अपने लिहाज से हाइपोथेसिस को पेश किया कि जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल की तकसीम से ही बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पहले से मौजूद हों, वो डिवाइड करते हैं, उससे नए सेल बनते हैं। उसने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ओमनिस का मतलब होता है सिर्फ, ओनली, कि सिर्फ सेल से ही सेल बनते हैं। अब ये जो उसने आइडिया पेश किया, ये आइडिया यानी बिल्कुल मुखालिफ था एबायोजेनेसिस के आइडिया के खिलाफ। यानी इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट, अपोजिट था आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस। अब देखना ये है कि एबायोजेनेसिस का आइडिया क्या था। पुराने ज़माने के अंदर लोग ये समझते थे कि शायद बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें बन सकती है। उनकी ये जो ख्याल था वो कुछ ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे था। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर गोश्त वगैरह पड़ा उसमें से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर कहीं काफ़ी सारा गंद कबाड़ पड़ा उसमें से आप कह सकते बिच्छू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन चंद ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पे उनका ये ख्याल था कि शायद इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं। और लोग कहते थे कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, सारी चीज़ें बेजान थी, उस वक्त जो पहला ऑर्गेनिज्म बना है वो भी तो बेजान चीज़ों से बना है। तो ये एबायोजेनेसिस का आइडिया है कि नॉन लिविंग थिंग्स से खुद ब खुद लिविंग थिंग्स बन जाती हैं। तो लिविंग थिंग्स अराइज, यानी लिविंग थिंग्स निकलती हैं किनसे? नॉन लिविंग थिंग्स से। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है खुद ब खुद। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बेजान जानदार चीज़ें बेजान चीज़ों से खुद ब खुद निकल आती हैं, इसको हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। ये ए बायो का मतलब है विदाउट लाइफ, कि जिसके पास लाइफ हो। जेनेसिस से मुराद प्रोडक्शन, के नॉन लिविंग का लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, ये ए बायोजेनेसिस। अब ये जो आइडिया था ये उस वक्त लोगों में आम मशहूर था। प्रीवेल का मतलब है कि लोगों के जहन पे वो छाया हुआ था। लेकिन काफ़ी सारे जो अक्लमंद लोग हैं वो इसकी उस वक्त भी मुखालफत करते थे। वो ये कहते थे कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि एक बेजान चीज़ से खुद ब खुद जानदार चीज़ बन गई। तो ये कंट्रोवर्शियल आइडिया था। ये नहीं कि उस वक्त के सारे लोग उस पर बिलीव करते थे, चूँकि लोगों में ये मशहूर आइडिया था इस वजह से हर कोई इसको तस्लीम करता था। नहीं, ऐसे नहीं है। उस वक्त भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसकी मुखालफत करते थे। कंट्रोवर्शियल थी इसके ऊपर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी एबायोजेनेसिस का आइडिया ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड क्या है कि बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें खुद ब खुद बनी हैं। तो
तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एबायोजेनेसिस, तो इस वजह से इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद रुडोल्फ विर्को ने जब ये बात कही कि जानदार चीज़ें पुराने जानदार से ही बनती हैं, तो उस वक्त लोगों ने सबूत मांगना शुरू किए कि आप ये जो बात कहते हो इसके लिए आप कोई एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूव करो। अब जाहिर बात है रुडोल्फ विर्को के पास उसने कोई एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से रुडोल्फ विर्को के ज़माने में ये हाइपोथेसिस ही रहा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है लुईस पास्चर, जिसको हम कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये ख़ासतौर पे माइक्रोबायोलॉजी मेडिसिन के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा नाम है। इसके आगे कंट्रीब्यूशन हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। 1862 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक्सपेरिमेंट में इस हाइपोथेसिस को प्रूव भी किया कि पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। तो इसने ही सप्लाइड एक्सपेरिमेंटली प्रूव, तो इसने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया टू द विर्कोज हाइपोथेसिस के विर्को ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। बाई डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि लोगों के सामने किसी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना। तो उसने ये बात सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं कही बल्कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से लोगों के सामने परफॉर्म करके भी दिखाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, जो पुराने बैक्टीरिया हैं उन्हीं की सेल डिवीजन से नए बैक्टीरिया बनते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं जो रुडोल्फ विर्को का हाइपोथेसिस था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ लुईस पास्चर ने किया है। अब ये जो सारा हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं इसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है, पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म से पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। तो पुराने सेल से नए सेल का बनना, ये हम इसको अगर जनरल टर्म के अंदर इस्तेमाल करें तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं सेल रिप्रोडक्शन करके नए सेल बनाते हैं। तो अभी तक 2 पॉइंट सेल थ्योरी के क्लियर हो गए हैं कि पहला पॉइंट सेल थ्योरी जो ओरिजिनल पेश की गई थी शेवान और शेलिडन ने पेश किया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 and more सेल। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल आया कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। अब अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो पहली दफ़ा लोगों के सामने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन आई, उसमें ये 2 पॉइंट ही ऐड किए गए कि ओरिजिनल सेल थ्योरी एंड विर्कोज हाइपोथेसिस। जो ओरिजिनल सेल थ्योरी है और विर्कोज हाइपोथेसिस है, इन दोनों को अगर मिला के पहली दफ़ा लोगों के सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन आई। उस डेफिनेशन में क्या था कि लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है केमिकल से बनी हुई, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जिनमें सेल होते हैं केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और इनमें रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत होती है। मतलब क्या, पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो अगस्ट विज़मैन ने 1880 के अंदर इसको क्लियर किया था। अगस्ट विज़मैन ने एक बात कही, दुनिया में जितने भी सेल हैं उनका ओरिजिन एक है। ये जो उसकी बात थी ये कुछ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे थी। जैसे हम कहते हैं ना कि बाज़ अगर 2 स्टूडेंट उनकी शक्ल सूरत मिलती जुलती हो, हम अक्सर कह देते हैं हो सकता है ये भाई भाई हैं, हो सकता है ये बहन भाई है, हो सकता है आप कह सकते हैं ये बहनें हैं। तो मतलब क्या है कि जब 2 लोगों में शक्ल सूरत एक जैसी हो, चाल ढाल एक जैसी हो, आप कह सकते हैं बोलने का अंदाज एक जैसा हो, तो हमारा ये गुमान होता है कि शायद इनके पेरेंट्स एक हों, शायद हम ये गुमान होता है। तो इसी तरह जो लुईस पास्चर ने ये जब सेल्स को ऑब्जर्व किया उसने देखा कि हर सेल के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी नज़र आई। यानी आप कह सकते हैं जब हम बात करते हैं 3-4 चीज़ों की कि केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेल की एक जैसी है। यानी आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उठा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन उठा, जितने भी सेल्स हैं चाहे वो प्रोक्रियाट हो यूक्रियाट हो, उसमें मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट एक जैसे हैं। 2 ही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, चाहे वो यूक्रियाट की हो, चाहे वो प्रोक्रियाट की हो, चाहे वो ह्यूमंस की हो, प्लांट सेल्स की हो, एनिमल सेल्स की हो, फंजाई की हो, बैक्टीरिया की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, लिपिड और प्रोटीन्स। हम माइनर सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आपस में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है। तो
तो इसी तरह अब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सबका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एक जैसे होता है कि उसके अंदर क्रोमोसोम की कंपोजिशन देखें वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है, राइबोसोम की कंपोजिशन देखें वो भी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। माइनर से डिफरेंस होते हैं, कंपोनेंट किसी में कुछ ज़्यादा होंगे कुछ कम होंगे, लेकिन आपके बुनियादी जो कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। इसी तरह मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, जितने भी सेल हैं सब में मेटाबॉलिज्म को एंजाइम कंट्रोल करते हैं, जितने भी सेल हैं सब में सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी है, जितने भी सेल हैं सब के अंदर ग्लूकोज को फ्यूल ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी काफ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी सेल हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन हमेशा बाहर होगी, सेल वॉल उससे बाहर होगी, ठीक है। तो आप ये देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें सेल्स के अंदर कॉमन नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसी बिहार पे उसने कहा है क्योंकि सेल में ये इतनी सारी सिमिलरिटी उसी वक्त पॉसिबल है जब उनका ओरिजिन क्या हो, कॉमन हो। तो यही बात उसने डिस्कस की है, ऑल प्रेजेंटली लिविंग थिंग्स हैव कॉमन ओरिजिन्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके जो सेल्स हैं दे हैव कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अगली लाइन क्या कहती है कि ऑल्दो दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट, जैसे हम दुनिया में सारे इंसानों का जो बुनियादी ढांचा है वो सबके एक जैसे है। मैं बुनियादी ढांचे की बात कर रहा हूँ, सारे इंसान एक जैसे नहीं है, लेकिन बुनियादी ढांचा सबका एक है। 2 कान हैं, 2 आप कह सकते हैं 2 आंखें हैं, सर के ऊपर बाल होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं, हाथों और पाँव की उंगलियाँ 5-5 है, जो नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह सबका स्टोमक जो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्डोमेन के अंदर होता है, जो थोरैक्स के यानी सीने के अंदर लंग्स होते हैं, ब्रेन हमेशा हेड। अगर बुनियादी ढांचा देखें तो सारे जो इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब लोग दुनिया में मौजूद हैं, सबका बुनियादी ढांचा एक। अगर खुदा ना खास्ता किसी की 2 आंखें थोड़ा सा ऊपर लगी हों, हम उसको नॉर्मल नहीं कहते, लेकिन क्या सारे इंसान हूबहू एक जैसे, ये बात नहीं हम कह सकते। हर इंसान की चाल ढाल, रहन सहन, बोल चाल, आप कह सकते हो शक्लो सूरत, ये मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचा क्या है, वो एक जैसा है। तो यही बात है कि जितने भी दुनिया में सेल्स हैं उनका बुनियादी ढांचा एक जैसा है, लेकिन उनमें ये नहीं है कि वो हूबहू एक जैसे होंगे, लेकिन उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यही बात है कि सेल सिमिलर हैं, बेसिकली सिमिलर हैं, लेकिन उनमें काफ़ी सारे डिफरेंस भी हैं इन मैनी रिस्पेक्ट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सेल आर बेसिकली, बुनियादी ढांचा सबका एक है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सटाइल, लेकिन काम के अतबार से, स्ट्रक्चर के अतबार से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि सारे एक जैसे सेल एक जैसा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के सेल के स्ट्रक्चर को एंड सेल के फंक्शन को डिफरेंट होना पड़ेगा। लेकिन बुनियादी ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ, बुनियादी ढांचा ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है। तो इस और फिर उसके बाद उसने एक और बात कही कि सेल ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बल्कि ऑर्गेनिज्म के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो ड्यू टू सेल हो रहे हैं। तो इस वजह से सेल इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा पॉइंट सेल थ्योरी का यहाँ से इवॉल्व हुआ। तो अब सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हैं जो हमने देखे, एक कौन से साइंटिस्ट ने इन 3 पॉइंट्स को पेश किया। तो सेल थ्योरी के जो 3 पॉइंट है कोई एक साइंटिस्ट ने पेश नहीं किए, बल्कि इसको हम कहते हैं यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट। यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे लोगों के ख्यालात को इकट्ठा किया गया। यूनिफाई का मतलब एक जगह इकट्ठा किया गया है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं सेल थ्योरी इज़ यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट। तो सेल थ्योरी के अंदर काफ़ी सारे लोगों के रिसर्च को, काफ़ी सारे लोगों के कॉन्सेप्ट को इकट्ठा किया गया। उसके बाद एक बाद क्वेश्चन आ जाता है कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसका लफ्ज़ी मतलब तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्ट्रक्चर है वो सेल ही बनाता है, और जितने भी फंक्शन है वो सेल ही परफॉर्म करता है। तो इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, जब हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो मल्टी सेलुलर है, वहाँ चूँकि काफ़ी सारे सेल हैं, तो उन सेल्स ने अपने काम को तकसीम कर लिया। काम को तकसीम करने का फ़ायदा ये होता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें काम को, जो उनकी बॉडी के फंक्शंस हैं, उनको तकसीम कर लिया गया है एमंग द सेल्स के दरमियान। तो जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं,
तो यही इस वजह से हम कहते हैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम उस वक्त करूँगा जब मेरे सेल्स काम करें, और सेल उस वक्त काम करेंगे जब सेल के कंपोनेंट काम करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं सेल के कंपोनेंट के काम के मजमूए को सेल का काम कहते हैं, और पूरी बॉडी के डिफरेंट सेल के फंक्शंस के मजमूए को फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी मैं उसी वक्त काम करूंगा ना जैसे मेरे ब्रेन के सेल काम करेंगे, आइज़ के सेल काम करेंगे, एयर के सेल काम करेंगे, हार्ट के सेल काम करेंगे, स्टोमिक के सेल काम करेंगे, किडनी के सेल काम करेंगे, तो फिर मैं काम करूंगा। तो इस वजह से कहा जाता है द फंक्शन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म उस वक्त काम करेगा इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल। जब उसकी बॉडी के डिफरेंट सेल आपस में फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एंड और फिर सेल के डिफरेंट कंपोनेंट, यानी सेल के डिफरेंट कंपोनेंट काम करेंगे तो सेल काम करेंगे, और डिफरेंट सेल काम करेंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म काम करेगा। उसके बाद जैसे बुक में एग्जांपल दी गई हैं, हमने एक बात की कि डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। जैसे एनिमल में मसल सेल, नर्व सेल, ग्लैंड सेल, रेड ब्लड सेल, स्टोमिक, अब सबके डिफरेंट फंक्शन है। जैसे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर मूवमेंट का आगाज करवाते हैं, जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, ग्लैंड सेल्स हैं वो सिक्रेशन का काम करते हैं, रेड ब्लड सेल है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, स्टोमिक सेल हैं ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। तो इनके फंक्शन आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो प्लांट सेल में जैसे जाइलम सेल है ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं, फ्लोएम सेल है ये ट्रांसलोकेट फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। स्क्लेरन काइमेटोस सेल्स, स्क्लेरन काइमेटोस, स्क्लेरन का लफ्ज़ी मतलब होता है हार्ड। तो कोई भी हार्ड चीज़ होती है वो स्पोर्ट का काम करती है। क्लोरेन जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो या क्लोरोफिल हो, क्लोरेन काइमेटोस सेल, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। पेरन काइमेटोस सेल ये जो एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा फूड से क्या मुराद है, जब प्लांट फूड बनाता है तो जब अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेता है जो एक्स्ट्रा फूड बच जाती है उसको प्लांट स्टोर कर ले। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हर वो सेल्स प्लांट के अंदर जो हमेशा डिवाइड होने की एबिलिटी रखता हो उसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। तो जाहिर बात है जो जैसे एक सेल था वो तकसीम होकर 2 बने, 2 से 4 बने, तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स द सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड ऑलवेज, जो हमेशा तकसीम होने की सलाहियत रखता है वो क्या कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। तो जब डिफरेंट सेल्स हैं उन्होंने डिफरेंट काम करने हैं तो इसका मतलब है इनकी शेप और इनका जो साइज़ है वो भी मे बी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इन्होंने डिफरेंट काम करने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सारे सेल का बुनियादी ढांचे फिर एक है, यानी आप कह सकते हैं सेल आर बेसिकली सिमिलर बट फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली मे बी डिफरेंट, बुनियादी ढांचा। तो यही बात है कि एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, चूंकि इन्होंने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते तो दे शो वेरिएशन इन शेप एंड साइज। तो मे बी हो सकता है इनका शेप का फ़र्क हो, साइज का फ़र्क हो, डिस्पाइट द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। हालांकि जितने भी दुनिया में सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर के एतबार से, फंक्शन के एतबार से काफ़ी सारे डिफरेंसेस रख सकते हैं, उनमें डाइवर्सिटी पाई जा सकती है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, उनमें वैरायटी पाई जाती है। लेकिन जब हम बेसिक ढांचे की बात करें, बुनियादी ढांचे की बात करें, तो दे ऑल सेल हैव कॉमन प्लान ऑफ द बॉडी। तो सारे सेल्स के अंदर एक ही जैसा बुनियादी ढांचा है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये बुनियादी ढांचा सबका एक जैसा है। हाँ, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस बुनियादी ढांचे के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस की गई हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमने आज हिस्ट्री को कंप्लीट किया। और बाज़ दफ़ा ये भी यानी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तब भी आपने इसको इसी अंदाज में लिखना है। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन है, जो बुक में बॉक्स बना हुआ है, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.